फ्रेंड्स, बजरंग स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले आनुवंशिकता का आणविक आधार। ये बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा टॉपिक है। अब इसमें हम आनुवंशिकता के आणविक आधार में हम अपन के डीएनए, जीनोम, डीएनए, आरएनए और रेप्लिकेशन, डीएनए में रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है और सूचनाओं का आवागमन कैसे होता है और जेनेटिक कोड्स, लैक ऑपरेंट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डीएनए की खोज किसने की? डीएनए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। अब हमको ये कैसे पता चला कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ कैसे, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर वैज्ञानिक ने की। ओके, सेकंड क्या है? फ्रेडरिक मिशर ने इसको क्या नाम दिया? इन्होंने डीएनए को न्यूक्लिन, क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। और अल्टमान एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया डीएनए अम्लीय होता है या क्षारीय? तो डीएनए अम्लीय होता है, विभिन्न प्रयोगों के द्वारा उन्होंने बताया। अल्टमान ने डीएनए की अम्लीय प्रकृति के बारे में बताया। ओके, और जो अपन के अंदर जीनोम होता है, पूरे जीनोम में डीएनए होता है, उसकी मात्रा को हम किस में मापते हैं? इसको पिकोग्राम में नापते हैं। डीएनए की मात्रा को हम पिकोग्राम में मापते हैं। ओके, और डीएनए, जीनोम में उपस्थित डीएनए की मात्रा को ज्ञात करने के लिए एक उपकरण होता है जिसको सी वाल्व पैराडॉक्स बोलते हैं। ज्ञात करने के लिए सी वाल्व पैराडॉक्स का उपयोग किया जाता है। और अपन के जीनोम में जो डीएनए उपस्थित होता है उसकी लंबाई, वो कितना बड़ा है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे मेन बात, उसके जो नाइट्रोजन बेस पेयर उपस्थित होते हैं उनकी संख्या को ज्ञात करके, नाइट्रोजन क्षार युग्मों की संख्या को ज्ञात करके हम डीएनए की लंबाई को ज्ञात करते हैं। डीएनए की लंबाई के बारे में पता करने के लिए, लंबाई को ज्ञात करने के लिए नाइट्रोजन क्षार युग्मों या नाइट्रोजन बेस पेयर्स की संख्या को ज्ञात करते हैं। ओके, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की। इन्होंने डीएनए को न्यूक्लिन नाम दिया। अल्टमान ने डीएनए की अम्लीय प्रकृति को बताया और डीएनए की मात्रा को हम पिकोग्राम में नापते हैं। डीएनए की मात्रा को ज्ञात करने के लिए एक उपकरण होता है जिसको हम सी वाल्व पैराडॉक्स बोलते हैं। और डीएनए की लंबाई को ज्ञात करने के लिए उसमें उपस्थित
नाइट्रोजन बेस पेयर्स, नाइट्रोजन क्षारीय युग्मों की संख्या को ज्ञात करते हैं। अब फर्स्ट 5 × 174 बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज में कौन सा डीएनए होता है? लाइनर डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसमें बेस पेयर्स कितने होते हैं? बेस पेयर्स होते हैं इसमें 5386 बेस पेयर्स। ओके, सेकंड क्या? लैम्डा बैक्टीरियोफेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज। और इसमें डीएनए कैसा होता है? इसमें भी लाइनर होता है, लाइनर बट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, इसमें बेस पेयर्स कितने होते हैं? 48,502 बेस पेयर। ओके, थर्ड इकोलाई का डीएनए, इकोलाई में सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए होता है। और इसमें बेस पेयर्स कितने होते हैं? इसमें बेस पेयर्स होते हैं 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स। अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट डीएनए किसका होता है? अपन का ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम। ये क्या होता है? लाइनर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, लाइनर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, कितने बेस पेयर्स होते हैं अपन के जीनोम में, अपन के डीएनए में? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स, 9.9 × 10⁹ बेस पेयर्स। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में हमें कैसे पता लगा? इसके लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था? रूपांतरण प्रयोग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, ये किसने किया था? एफ ग्रिफिथ ने, एक वैज्ञानिक थे एफ ग्रिफिथ, जिसने ये प्रयोग किया था, एफ ग्रिफिथ। ओके, अब इसने क्या किया था? किसके ऊपर किया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया था, जिसके ऊपर इसने प्रयोग किया था। अब इसमें 2 स्ट्रैंड होती है इसके डीएनए की, एस स्ट्रैंड और आर स्ट्रैंड। जो एस स्ट्रैंड होती है वो रोगजनक होती है और इससे मृत हो जाते हैं, और ये अरोगजनक होती है और इसके डीएनए का इफेक्ट नहीं पड़ता, ये जीवित हो रहते हैं। अब इसने एस स्ट्रैंड वाले डीएनए को एस स्ट्रैंड को जब हमने चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, किसकी सहायता से? इंजेक्शन की सहायता से इंजेक्ट किया, तो चूहा मर गया था, चूहा मृत। ओके, और आर स्ट्रैंड को इंजेक्ट किया, तो चूहा के अंदर इंजेक्ट किया तो चूहा जीवित था। इसके बाद हमने एक निश्चित टेम्परेचर पर एस स्ट्रैंड को गर्म किया, जिससे इसके डीएनए नष्ट हो जाता है। तो क्या हुआ? हीट किल्ड एस स्ट्रैंड, प्रविष्ट किया, इंजेक्ट किया चूहे के अंदर, तो चूहा जीवित था, चूहे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो डीएनए था वो खत्म हो चुका था, नष्ट हो चुका था, वो अपना काम नहीं कर रहा। लेकिन जब हीट किल्ड एस स्ट्रैंड को
आर स्ट्रैंड के साथ तो चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, तो चूहा मृत हो गया। अब ये मृत क्यों हुआ? अब पूरा एक बार फिर से पढ़ते हैं। जो रूपांतर प्रयोग था वो एफ ग्रिफिथ ने किया था। किसके ऊपर किया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के ऊपर किया था। एस स्ट्रैंड रोगजनक था, मृत हो गया, और आर स्ट्रैंड रोगजनक था। जब एस स्ट्रैंड को हम इंजेक्ट करेंगे चूहे के अंदर तो ये मृत हो जाएगा, आर स्ट्रैंड को इंजेक्ट करेंगे तो ये जीवित था, क्योंकि जो डीएनए था वह रोगजनक था। तब एक निश्चित टेम्परेचर पे जब इसको गर्म किया इसके डीएनए को, तो इसका डीएनए नष्ट हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा था, और इसको इंजेक्ट किया तो चूहा जीवित था, कुछ नहीं हुआ चूहे को। और हीट किल्ड एस स्ट्रैंड को आर स्ट्रैंड के साथ किया तो जो इसका डीएनए था इसके अंदर स्थानांतरित हो गया, जिससे कि ये चूहा मर गया। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन अपन क्या निकालते हैं? निष्कर्ष क्या निकला इसका? निष्कर्ष कोई एस स्ट्रैंड से युक्त जैव अणु, अब हमने ये जैव अणु क्यों लिखा? हमने डीएनए ही क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि अभी हमें पता नहीं है जो स्थानांतरित हुआ है वो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, लिपिड है, क्या है वो आनुवंशिक पदार्थ, अभी हमें इसके बारे में पता नहीं लगा, इसलिए अभी हम इसको जैव अणु ही लिखेंगे। ग्रिफिथ का प्रयोग बस यहाँ तक कि ना जो मतलब कि जो आनुवंशिक पदार्थ है वो स्थानांतरण दर्शाता है। ओके, कोई एस स्ट्रैंड से युक्त जैव अणु आर स्ट्रैंड में प्रवेश कर आर स्ट्रैंड के डीएनए को रोगजनक बनाता है। जिससे कि चूहे की मृत्यु हो जाती है। और जो ये ग्रिफिथ ने प्रयोग किया था इसको क्या नाम दिया था? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। और जो स्थानांतरित जैव अणु था, स्थानांतरित जैव अणु को ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कहा। मतलब कि जो जैव अणु था जो एस स्ट्रैंड से आर स्ट्रैंड में संक्रमित हुआ था, गया था, उसको एफ ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कहा। और जो जैव अणु था अभी हमें पता नहीं लगा है कि ये क्या था, लिपिड था, प्रोटीन था, क्या था, डीएनए था, आरएनए था, तो इसका पता नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में किसने किया? एक्सपेरिमेंट सेकंड पढ़ते हैं हम। एक्सपेरिमेंट सेकंड किसने किया था? एवरी मैकलार्ड मैकार्डी। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि जो जैव अणु था वो डीएनए था, प्रोटीन था, आरएनए था। अभी हमें आगे पता लगेगा कि वो जैव अणु क्या था। तो इन्होंने फर्स्ट हीट किल्ड एस स्ट्रैंड प्लस आर स्ट्रैंड को प्रोटीएजेज से उपचारित किया। और चूहे के अंदर प्रविष्ट कराया। तो चूहे के अंदर प्रविष्ट कराया तो चूहे पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, चूहा जीवित था। ओके, और सेकंड हीट किल्ड एस स्ट्रैंड प्लस आर स्ट्रैंड को कौन से एंजाइम से
उपचारित किया। फिर इसके बाद एवरी ने मैकार्टी ने इसको आरएनए एंजाइम से उपचारित किया और चूहे के अंदर प्रविष्ट किया। तो क्या चूहे पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं था और ये जीवित रह गया, चूहा मरा नहीं। मतलब थर्ड, हीट किल्ड एस स्ट्रैंड प्लस आर स्ट्रैंड को डीएनए से उपचारित किया और चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। तो क्या हुआ, चूहा मृत हो गया, मतलब मर गया। तो इसका मतलब क्या है, जो ये मर गया, डीएनए से मर क्यों गया, इन दोनों से क्यों नहीं मरा? अब इसमें ना जो डीएनए था ये आनुवंशिक पदार्थ था। अब इसका पता हमें कैसे लगा? अगर जैसे इसने हीट किल्ड एसिस्टेंट प्लस आर स्ट्रैंड को प्रोटीएज से किया, तो इसमें इसका स्थानांतरण इसमें नहीं हुआ, इसकी जो इसका डीएनए नष्ट हो चुका था उसका स्थानांतरण इसमें नहीं हुआ, तो चूहे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और आरएनए में हो सकता था, पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ना आरएनए बहुत 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 क्रियाशील है, उसमें उत्परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता है, तबकि ये स्थायी है, डीएनए है वो बहुत स्थायी है। इसकी वजह से वो इसका स्थानांतरण इसमें हो गया और चूहे की मृत्यु हो गई। अब हमें इससे पता चला कि वो जैवाणु जो एफ ग्रिफिथ के प्रयोग में जो जैवाणु का स्थानांतरण हुआ था एसिस्टेंट से आर स्ट्रैंड में, वो क्या था, वो डीएनए था, मतलब वो डीएनए था। ओके, अब इसका निष्कर्ष क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में जो जैवाणु था वो डीएनए था। ओके, यहाँ तक से आगे हम पढ़ेंगे थर्ड एक्सपेरिमेंट। वो किसने किया था? हर्षी और चेज ने।